अस्सलाम वालेकुम। आज पिछले लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये तक चैप्टर तकरीबन आज कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है ये आपके पास बार बार हर लेक्चर के स्टार्ट में बोलती हूँ, एंड में बोलती हूँ कि आप एक्सरसाइज देखें, डिटेल क्वेश्चन देखें और इनको चैप्टर के पढ़ने के बाद ताकि आप देख सकें कि आपको कितना अच्छा टॉपिक पढ़ा है, ये सब आप पढ़ते जाए। अब हमने क्या देखना है, आज हमने जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है कंप्लीट, इसके जो आप पार्ट रह गए, लास्ट पार्ट्स एक्वायर्ड और इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स जो रह गई हैं वो कंप्लीट करनी है। और उसके बाद हमने इनकी रिलेटेड डिसीज़ देखने के, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हमारे पास कैसे होता है, हमारे पास क्या कहते हैं एलर्जीज कैसे होती है, ये सब बेसिक मैकेनिज्म्स हम सब स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात की जाए कि अगर आप लर्निंग आउटकम्स की, जैसे मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में आपको लर्निंग आउटकम्स बताती हूँ कि अगर आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं या आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है और आपको पेपर के लिए किस हद तक आप रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आपसे इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आप आइदर उसको जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो खैर अभी हम देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ेंगे एक, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जानते हैं हमारे पास सेल मीडिएटेड और या हम कहते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी को कहते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिखाई जाती है। अब हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जानते हैं कि कैसे होती है, वो हमारे पास स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टू द सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। इसी वजह से इसको नेचुरली से अलहदा किया गया, वह इनेट से अलहदा किया गया, जो कि हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होती है और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। जो हमारे पास थर्ड लाइन की डिफेंस की इम्यूनिटी आती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स हमारे पास कौन सी हो गई, एक्टिव इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास आ गई पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी आ गई और पैसिव इम्यूनिटी आ गई। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी की और आगे हमारे जो पास जो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसी तरह पैसिव की भी हमारे पास आगे दो टाइप है, एक नेचुरल और पैसिव। ये हमें बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि फ्लो चार्ट के सेंस में आपके पास, अगर आप ये आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपके लिए आसान होगा कि आप लेक्चर आराम से अटेंड कर लेंगे। इसलिए पहले लेक्चर को पढ़ने से पहले ये सब कुछ लिख लें। फिर इसके बाद जो हम इसका पहला पार्ट हमारे पास ये आ गया, दूसरा पार्ट लेक्चर का हमारे पास आ गया रिलेटेड डिसीजेस। ठीक है, किसके साथ रिलेटेड डिसीजेस हैं हमारे पास, इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसीजेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ गई एलर्जीज आ गई जो आपकी बुक में दिए गए। और भी डिसीजेज होती है लेकिन हम लोग बेसिकली दो जो आपकी बुक में डिस्कस की गई उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एलर्जीज को डिस्कस किया हमने और हमने डिस्कस किया ट्रांसप्लांट, इनको हमने बेसिकली आज डिस्कस करना है। ठीक है, ये आपके पास लर्निंग आउटकम्स है, मतलब अगर आप लेक्चर लेंगे तो आपको पता चलेगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, उसकी टाइप्स हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बाद हम लोग इसकी फर्दर टाइप्स नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पढ़ेंगे, फिर नेचुरल और पैसिव पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इम्यूनिटी के रिलेटेड डिसीजेस वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सही, आज हम जो पढ़ रहे हैं इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी वो जो आपके पास नेचुरली आपकी बर्थ से आपके पास होती है, आपकी बॉडी को कोई मतलब बाहर से एडिशनल कोई इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ती कि आपको पास वो इम्यूनिटी आ जाए। वो हमारे पास कौन सी आती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी। फिर हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो आपके पास तब आती है जब आप किसी पैथोजन से या किसी एंटीजन से रिफ्लेक्ट करते हैं या आपको बाहर से कुछ दिया जाता है या फिर एंटीबॉडीज वगैरह दी जाती है, तो फिर आप जो होते हैं इसके एबल हो सकते हैं, आप इसके काबिल हो जाते हैं कि आप जो है इसको यूज़ कर सके और ये आपके हेल्पफुल हो सके। डिस्कस कर रहे थे इनबॉर्न और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हमने जो नहीं है एडाप्टिव इम्यूनिटी को डिस्क्राइब करना है कि एडाप्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, या फिर इसको एडाप्टिव की जगह एक्वायर्ड भी लिख लें तो आपके पास कोई
फर्क नहीं होगा, ठीक है। एडाप्टिव इम्यूनिटी आपके पास नेचुरली भी एक्वायर्ड हो सकती है और आर्टिफिशियली भी एक्वायर्ड हो सकती है। फिर नेचुरली जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो आपके पास नेचुरल प्रोसेस के जरिए आती है, और फिर जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड होती है वो आपके पास आर्टिफिशियल प्रोसेस के जरिए आती है। जो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमारे पास आइदर एक्टिव होती है या हमारे पास पैसिव होती है। अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें और कौन सी इम्यूनिटी की बात करें, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, तो ये कैसे बनती है? पहले आपके पास क्या होता है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है हमारे पास कि जो सेल होता है हमारे पास, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो पहले एक्सपोज होते हैं किसके साथ? बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास बी सेल्स होते हैं। बी सेल जो है वो एक्सपोज होते हैं हमारे पास किसी एंटीजन के साथ। एंटीजन के पास एक्टिविटी शो करते हैं, एंटीजन से हमारे पास एक्टिविटी होती है, मतलब एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं, और हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेमोरी सेल्स। फिर ये मेमोरी सेल फिर हमें क्या शो करती है? एक्टिव इम्यूनिटी शो करती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरह करती है? देखिए, इनने एक्वायर की ना, पहले ये एंटीजन से एक्सपोज हुए, पहले एंटीजन के सामने इनको मतलब एक्शन लेना पड़ा, फिर ये वापस इन लोगों ने मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस किए, फिर मेमोरी सेल्स ने जब वो वापस में एंटीजन आता है तो वो ऑलरेडी से हमारे पास एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो उसके खिलाफ काम करती है और हमें वापस एक हेल्दी लाइफ की तरफ करती है। अगर स्लाइड को मैं पढ़ूं, एंटीजेंस एंटर द बॉडी नेचुरली, बॉडी इंड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। क्या करते हैं? एंटीजन जो है नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे आप बीमार होते हैं वैसे एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है और आपके पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और उसके रिस्पॉन्स में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास होगी एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड, कुदरती तौर पर एक्टिव इम्यूनिटी, डायरेक्ट सेल से प्रोवाइडेड इम्यूनिटी। अब हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में, पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि पैसिव दूसरे ऑर्गेनिजम्स की एंटीबॉडीज जो है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो एंटीबॉडीज है वो आपके पास आती है। कैसे होता है? अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में ये होता है कि जब बच्चा होता है, अपनी फीटल स्टेज में होता है, अपनी मतलब मदर की बॉडी के अंदर होता है, उस स्टेज में इसके दरमियान होता है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा मैंने बोला पहले भी लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो है हमारे पास क्या है, एक ऑर्गन है जो हमारे पास मदर बॉडी को कनेक्ट करता है, फीटस की बॉडी में जो मदर के अंदर जो बेबी होता है उसके वो कनेक्ट करता है किसके साथ? मदर के साथ। फिर उसी मदर की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो आती है हमारे पास नेचुरली। कैसे आती है? नेचुरली मदर की एंटीबॉडीज फीटस के अंदर आती है जिसको प्रोटेक्ट करती हैं आगे बहुत ज़्यादा एंटीजेंस वगैरह, क्योंकि इनका ब्लड सप्लाई दोनों का सेम होता है, इस वजह से आ जाती है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी की, तो हमारे पास जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आप देखें कि जो नहीं है, मदर के जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मदर के जो ब्रेस्ट होते हैं, उनमें जो है हमारे पास मिल्क आ जाता है, जो येलोइश मिल्क होता है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम बेसिकली क्या करता है? क्लोस्ट्रम बेसिकली एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है क्लोस्ट्रम? बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती है, और वो एंटीबॉडीज जब इन्फेंट, जब बच्चा अपनी मदर का मिल्क पीता है, तो उसके लिए क्या होता है कि मदर के मिल्क से उसको क्या पता है, न्यूट्रिशन भी साथ में मिलता है, एंटीबॉडीज भी मिलती है। वो एंटीबॉडीज जो उसके अंदर पहले मौजूद नहीं होती है, और जो वो एंटीबॉडीज मिलती है जिसकी माँ उनके पर्टिकुलर एंटीजन की रेजिस्टेंट होती है। तो ये हमारे पास आ गया पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्ट एंटीबॉडीज हमारे पास प्रोड्यूस होती है, किधर से? मदर की बॉडी से ट्रांसफर होती है थ्रू व्हाट? प्लेसेंटा के जरिए और क्लोस्ट्रम के जरिए। क्लोस्ट्रम हमारे पास फर्स्ट मेमेलरी स्क्रीशन, मतलब मदर की जो मिल्क होता है येलोइश कलर का मिल्क, उससे हमें मिलती है। फिर हमारे पास आर्टिफिशियली एक्वायर्ड हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है।
आर्टिफिशियली अगर हम बात की जाए तो हमारे पास उसमें भी एक्टिव केस आ जाता है और हमारे पास पैसिव केस आता है। एक्टिव केस में क्या होता है कि एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है और आपका जो वो है, आपको जो रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, वो आपको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन की बात की जाती है। वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन ऐसे होते हैं कि एंटीजन्स होते हैं, डेड माइक्रोब्स होते हैं, या तो वो मरे हुए होते हैं, या तो उनमें इतनी ज़्यादा वायरल एक्टिविटी नहीं होती, या तो मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते इम्यून सिस्टम, मतलब इतने ज़्यादा हार्श नहीं होते, इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, इतने ज़्यादा बॉडी के लिए बेटर वे में नहीं हमारे पास बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के ज़रिए, एक्टिवली हमारी बॉडी में डाले जाते हैं। फिर उसके रिजल्ट में जो हमारी बॉडी उन एंटीजन्स को स्पेसिफाई करती है, उन एंटीजन्स को क्या करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, और फिर उनके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आर्टिफिशियली होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन्स होते हैं वो बाहरी लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के ज़रिए, और आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। और डालने के बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ नेचुरल वे में वो करते हैं, जैसे वो आम एंटीजन के खिलाफ, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। फिर कभी कभार आपके पास ऐसी डिसीजेस होती है जिनके लिए आपको ये अमल करना नहीं पड़ता, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप सेल्स को पहले एक्टिवेट करें फिर वो काम करें। इस वजह से हम लोग पैसिव, हम लोग के पास आर्टिफिशियली इम्यूनिटी आ जाती है। एंटीबॉडीज डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, अगर आप गिर जाते हैं रोड वगैरह पे, सबसे पहले आपके घर वाले आपको ले जाते हैं कि इसको टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। टेटनस का जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज किसके लिए होती है? एक हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्या नाम है हमारे पास, एक ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनाई जो हमारे पास क्या कॉज करते हैं? टेटनस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के अगेंस्ट हमारे पास डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती है। एंटीजेंस इंजेक्ट नहीं किए जाते, एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए डायरेक्ट, उसके पास वो एंटीबॉडी डायरेक्ट अफेक्ट करती है। लेकिन इसका जो हमारे पास एक नुकसान ये हो जाता है कि जो नहीं है, ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही काम आते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज को कोई प्रोड्यूस करने का कोई सब्सटेंस तो आपके अंदर नहीं डाली जाती है। सिर्फ एंटीबॉडीज जैसे ही वो इस्तेमाल हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर आपकी जो बॉडी वापस, अगर आप गिर गए फिर आपको वापस टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये सब हमारे पास किस में आ गया? एडेप्टिव इम्यूनिटी ने। एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमने सारी इनकी क्लासेस पढ़ ली, ठीक है, कि हमारे पास कौन सी है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड में हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव में, फिर हमारे पास पैसिव में होती है। नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास ऐसी क्या होती है जिसमें हम लोगों के पास जो है नेचुरली हमारे अंदर जो नहीं बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर जाता है, और फिर जो बॉडी के सेल है इसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो लिम्फोसाइट्स या फिर हमारे पास मेमोरी सेल्स स्टोर हो जाते हैं। फिर वापस अगर वो ऑर्गेनिज्म आता है तो हमारे पास पहले से एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, पहले से हमारे पास इम्यूनिटी मौजूद होती है। वो मेमोरी सेल्स अपने एक्शन शो करते हैं और फिर हमारे पास एक्टिव प्रोसेस शो करते हैं। फिर हमारे पास आए पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की अगर हमने बात की तो फिर नेचुरली कैसी पैसिव इम्यूनिटी होती है? डायरेक्ट हमारे पास क्या एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है। किधर से ट्रांसफर होती है? अगर ये यूजुअली फीटल स्टेज में होता है और इन्फेंट में ही होता है, जो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ही हमारे पास पैसिव एक नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, कि जब मदर की बॉडी के अंदर होता है ऑर्गेनिज्म, जब मदर की बॉडी के अंदर हमारे पास बेबी होता है तो वो अपनी मदर से एंटीबॉडीज लेता है। किसके जरिए लेता है? प्लेसेंटा के अंदर लेता है। इसी तरह अगर हम बात करें जब उसकी बर्थ हो जाती है, जब वो मतलब बाहर होता है मदर की बॉडी से, वो तभी एंटीबॉडीज ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं? मदर की क्लोस्ट्रम से ले सकते हैं। क्लोस्ट्रम हमारे पास की फर्स्ट मेमोरी स्क्रीशन की, हमारी मदर की जब वो बर्थ देती है तो उसकी जो नहीं है ब्रेस्ट में आ जाता है, मिल्क आ जाता है। उस मिल्क में हमारे पास न्यूट्रिशन के साथ साथ एंटीबॉडीज भी होती है, जो एंटीबॉडीज इसको पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कहते हैं कि जो नहीं है बच्चों को जो नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग को जो नहीं है वो ज़्यादा वो किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए इस वजह से, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती है और वो आगे भी लाइफ में लाइफ टाइम एंटीबॉडी समटाइम्स उसमें प्रेजेंट होती है। और वो एंटीबॉडीज कौन सी? जिसकी मदर इम्यून होती है। अगर एक मदर इस बीमारी की इम्यून रेजिस्टेंट है तो उसके बेबी में भी ऐसा होगा कि वो भी इसी किस्म का इम्यून रेजिस्टेंट होगा। कंडीशन ये है कि उसकी मदर ने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई हो। फिर हमारे पास आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक्टिव होती है और पैसिव होती है। एक्टिव की बात की जाए जो
एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस हमारे पास बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, या फिर हार्मफुल जो नहीं है डेड माइक्रोब्स डाले जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, या वायरस डाले जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। आपका इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ फंक्शन करता है और आपके पास मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करता है। फिर वो मेमोरी सेल्स जब वापस आपके पास वो आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स वापस आ जाते हैं, एंटीजन जब वो फुल पोटेंट फॉर्म में आते हैं, तो इतना उनको वक्त नहीं लगता कि वो पूरा प्रोसेस शुरू से करें। डायरेक्ट मेमोरी सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, एक्टिविटी शो कर देते हैं। फिर हमारे पास आई पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की बात की तो फिर हमारे पास एंटीबॉडीज परफॉर्म करती हैं। डायरेक्ट आर्टिफिशियली आपके अंदर बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में डाली जाती है एंटीबॉडीज और इसके खिलाफ एक्टिव। जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं टेटनस का अगेंस्ट किस ऑर्गेनिज्म के, टेटिनाई क्लॉस्ट्रिडियम के, और ये हमारे पास कौन सी इम्यूनिटी हो जाती है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो हम लोगों का जो दूसरा पार्ट है लेक्चर का, उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम के मतलब हमारे पास इम्यून सिस्टम्स के वो किस किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर अगर मैं आपको बताऊं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपने लफ्ज सुना होगा, ये मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम सही तरह फंक्शन नहीं कर सकता है। वो जो है एंटीजेंस को नहीं, अपनी बॉडी के एंटीजेंस के ऊपर खिलाफ एक्टिविटी करते हैं। बहुत किस्म के हमारे पास 60 to 70 टाइप्स ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा टी सैक डिसीज़ पढ़ी होगी, ये हमारे पास टी सैक डिसीज़ वो हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। सही है, उसमें लाइसोसोम्स वगैरह हमारे पास एक्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सारे इम्यून डिसऑर्डर्स में आते हैं। अब हमारे पास इम्यून डिसऑर्डर्स हमारे पास दो किस्म के हो गए, एलर्जीज हो गई और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गई। सही है, एलर्जीज और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को अभी हमने डिस्क्राइब करना है और ये डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करना है कि इम्यून सिस्टम किस तरह गलत फंक्शन कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास आ गई एलर्जीज। एलर्जीज होती क्या है, ये वर्ड हमने बहुत ज़्यादा सुना है। अगर आप घर में बैठे हो, कभी कभी बोलते हैं आपकी जो बॉडी के ऊपर निशान आ जाते हैं रेड रेड, मदर आपकी मम्मी बोलती है एलर्जी हो गई है तुम्हें। कभी कभी ऐसे होता है आपको छींकें आ जाती है, जैसे नया नया मौसम स्टार्ट होता है, जैसे स्प्रिंग का मौसम कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा होता है, स्प्रिंग जैसे ही आते हैं उनको एलर्जी हो जाती है। जैसे वो फूल के करीब जाते हैं, कुछ लोग होते हैं फूलों से भी एलर्जिक होते हैं, जैसे उनको कोई खुशबू आती है वो पता है क्या करते हैं, वो हम लोग पास खांसने लग जाते हैं, उनको छींकें आने लग जाती है। तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, एक एलर्जी की फॉर्म होती है। कभी कभी आप कोई चीज़ खाते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, आपको जो पेट है वो उसको डाइजेस्ट नहीं करता, वो डिफरेंट होती है, वो लोगों में डिफरेंट होती है। और वो भी डिपेंड करती है कि डिफरेंट इम्यून सिस्टम, हर किसी का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट अटैक करता है और डिफरेंट। कुछ लोग होते हैं आप उनको देखें तो उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उनको सालों सालों बीमारियां नहीं होती है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्की सी बस बाहर ठंड में बाहर चले जाएं बीमार हो जाते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम भी वेरी करता है, कुछ लोगों का स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का स्ट्रांग नहीं होता, और जिन लोगों का स्ट्रांग नहीं होता है फिर वो उन लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जीज और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अगर एलर्जी की बात कीजिए तो एलर्जी बेसिकली होती क्या है, मैंने बता दी, छींकें आने लगती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, नाक हमारे पास लाल हो जाती है, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और ये सब कुछ होता है। ये सारे आपके पास सिम्टम्स आ जाते हैं एलर्जी के। तो आपके पास मैं एलर्जी बताती हूँ क्या होती है। एलर्जी हमारे पास बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी किसकी हाइपर सेंसिटिविटी है, हमारे पास इम्यून पर सेंसिटिविटी है। इम्यून सिस्टम सर्टेन चीज़ों को पता है क्या एज अ एंटीजन कंसिडर करते हैं और उनके खिलाफ हमारे पास एक्शन शो कर देता है। सही है, जैसे एंटीजन्स हमने बोला ना कि हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं, या हमारे पास एंटीजन्स उन ऑर्गेनिज्म जो सेल्स टी सेल्स अपने ऊपर शो करते हैं, बी सेल्स अपने ऊपर शो करते हैं। तो एंटीजन्स भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के बाहर से कोई फॉरेन चीज़ आती है, वो समझता है कि ये एंटीजन है, और फिर आपको जो इम्यून सिस्टम है वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है। टीस वही आपके पास सेकंड लाइन में न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह इन सबको स्टार्ट करता है कि ये इसके खिलाफ एक्टिविटी शुरू करें। यूजुअली वो चीज़ें होती क्या है, या तो हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अगर नाक के जरिए की बात की जाए, अगर हम लोग किसी को छींके आने लग जाए तो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। हमारे पास परफ्यूम हो जाते हैं,
पर जो इंसान होता है वो उसके ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है उस डिसीज़ के। फिर हमारे पास आ गया है कि पोलन ग्रेन होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, ये हमारे पास क्या शो करते हैं कि ये जो है हमारे पास एलर्जी शो करते हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग कुछ लोगों को हो जाती है। फूड पॉइजनिंग मतलब वो जैसे वो एक स्पेसिफिक किस्म का खाना खाते हैं और उनकी मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है, बेहोशी वगैरह हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सवीर केसेस भी आते हैं। यूजुअली अगर आप लोग यूरोप वगैरह में देखें, उन लोगों को ज़्यादातर लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, पीनट फिर होता है। इसी वजह से अगर हम लोग एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्प्रिंग में बाहर नहीं निकलते क्योंकि पॉलन ग्रेन्स उनके रिस्पायरेटरी ट्रैक में फंस जाते हैं, फिर उनको बहुत खांसियाँ होती हैं, छींकें आती हैं। तो फिर ये सब हमारे पास क्या हो गया, इम्यून रिस्पॉन्सेज हो गया, एलर्जी के एग्जाम हो गया। अब एलर्जी को अगर ट्रीट करना है कि अगर हमने एलर्जी की ट्रीटमेंट करनी है तो हमारे पास एलर्जी की ट्रीटमेंट या तो वो खुद ब खुद कुछ अर्से बाद गायब हो जाती है, लेकिन अगर आपने अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर्स देते हैं एंटी हिस्टामाइन ड्रग। क्या देते हैं? एंटी हिस्टामाइन ड्रग। फिर एंटीहिस्टामाइन ड्रग क्या करता है, वो क्या करता है, स्टॉप करता है जहाँ से हिस्टामाइन रिलीज होता है, ठीक है, उन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि जो आपके पास एलर्जी होती है बेसिकली हिस्टामाइन की प्रोडक्शन से ही कॉज होती है। ये हमारे पास एलर्जी की किस्म आ गई। अब हमने इसके बाद क्या पढ़ना है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हमारे पास क्या होता है, चीज़ हमने पढ़ ली। अब जो हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या होता है, कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोग किडनीज लेते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं और फिर उनके घर वाले बोलते हैं भाई वो तो ऑपरेशन कामयाब ही नहीं हुआ। क्यों कामयाब नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं जो चीज़ आप ट्रांसप्लांट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब बहुत दोनों किडनीज की फेलियर हो जाती है तो आपके पास एक ही स्टेप रह जाता है, या तो आप डायलिसिस कर लें या फिर आप ट्रांसप्लांट कर लें, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट कर लें। और यूजुअली आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर ले, अपनी किडनी को बेचो। बेचने का मकसद क्या है कि आप अपनी किडनी आप कट करते हैं, अपनी किडनी आपसे ऑपरेट करते हैं डॉक्टर, वो आपके दूसरे ऑर्गन जिसका जो किडनी फेलियर हो जाता है उसके अंदर लगा देता है और फिर वो क्या करता है, वो ट्रांसप्लांट अगर किडनी टिश्यू का मैच नहीं करता है दोनों का, अगर टिश्यू प्रोटीन मैच नहीं करता तो फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कैसे होती है, जो हमारे पास बॉडी के सेल्स हैं वो समझते हैं कि ये हमारे पास कोई फॉरेन सब्सटेंस है, क्योंकि आपको पता है हम आपकी जो बॉडी में वो स्पेसिफिक एंटीजेंस है और जो बॉडी है उसके खिलाफ काम नहीं करती है। बहुत कम होता है कि आपके जो नहीं है खुद आपके सेल्स के खिलाफ काम कर दे, क्योंकि वो आपके बर्थ से ही आपके साथ होते हैं। तो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो आपको बचपन से ही जानता है कि ये मेरा हिस्सा और ये हिस्सा नहीं है। जब आप दूसरे का हिस्सा लगा लेते हैं, जैसे आप किसी और की किडनी अपने अंदर लगा लें, जब आपके पास किडनी फेलियर हो जाए तब आपके पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस आ जाते हैं कि वो जो इम्यून सिस्टम है इसके खिलाफ काम करना शुरू कर दे। क्या काम करने से करे कि इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ क्या करे, एक्शन स्टार्ट करें, ठीक है। और एक्शन स्टार्ट करता है, किस तरह करता है, अपने सारे सेल्स के जरिए स्टार्ट कर देता है। बेसिकली जब वो स्टार्ट होता है टी लिम्फोसाइट से, सही है। टी लिम्फोसाइट्स पहले जो है एंटीजन को एक्सपोज करते हैं, वो समझते हैं कि एंटीजन उसके खिलाफ काम करते हैं। फिर टी लिम्फोसाइट्स जो नहीं है बी सेल्स को भी बोलते हैं कि भाई तुम भी काम करो। ये बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसके खिलाफ काम करती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपका इसके खिलाफ काम करना स्टार्ट करते हैं। वो बी सेल्स को बोलते हैं कि तुम भी काम करो। और समटाइम्स आपके पास जो है इनेट इम्यूनिटी के भी मेंबर स्टार्ट कर देते हैं। और यूजुअली इनेट इम्यूनिटी के कौन कौन से मेंबर स्टार्ट करते हैं, आपके पास फेगोसाइटोटिक सेल्स स्टार्ट करते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और कौन के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करते हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ये आपके पास पता चल गया कि हमारे पास क्या होता है, टी लिम्फोसाइट उसके खिलाफ काम करते हैं, बी सेल्स हमारे पास काम करते हैं। बी सेल्स फिर इन टर्न हमारे पास फेगोसाइटोटिक सेल्स को भी बोलते हैं कि भाई ये जो है हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हमारे पास ये एक्सेप्ट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारे पास कोई फॉरेन एंटीजन है, इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दो। सही है। वो इस तरह जो आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं अपनी बॉडी में वो ज़ाया हो जाता है। कैसे ज़ाया हो जाता है, वो जो है आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ काम करना
ना, और वो इस वजह से अगर इम्यून सिस्टम भी काम करना स्टार्ट कर दे तो फिर वो दूसरे भी किसी इंसान के काम नहीं आ सकती, वो किडनी, वो पार्ट। इसलिए कहते हैं कि टिश्यू प्रोटीन पहले मैच कर लिया जाए, लेकिन कभी कभी इतने भी केसेस हो जाते हैं कि टिश्यू प्रोटीन मैच करने के बाद भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है, कि जो ये ट्रांसप्लांट की हुई चीज़ को रिजेक्शन कहते हैं ना, जैसे कि मैं आज रिजेक्टेड हूँ। रिजेक्टेड मतलब इसको माना ही नहीं जाता है, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, मतलब जो पार्ट आपने दिया उसको तो बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसके फंक्शन करने के बजाय उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। इसको बोला कि ये बैक्टीरिया है, कोई एंटीजन है, ये कोई और फॉरेन एजेंट है जो हमारे लिए हार्मफुल है। सही है, ये हमारे पास बेसिकली बता दिया कि ये फेगोसाइटिस सिस होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और ये अगर मैं आपको बताऊं कि लिम्फोसाइट्स ये वगैरह एक्शन करके प्रोड्यूस करते हैं इसके, लेकिन ये डिफर करती है लोगों में। सही है, कुछ लोगों में सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स एक्ट कर रहे हो, या कुछ लोगों में सिर्फ बी सेल्स लिम्फोसाइट एक्ट कर रहे हो, या फिर कोई और सिर्फ फेगोसाइटिक सेल्स का है। तो मतलब वो ट्रांसप्लांट, जो चीज़ आप ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर आपने लिवर ट्रांसप्लांट किया तो फिर वो भी डिफरेंट हो सकता है, और फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया तब भी आपके पास रिस्पॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो फिर आपके पास रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन बेसिक रिस्पॉन्सेज यही, आपके पास सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स और हमारे पास फेगोसाइटोसिस शो करते हैं। अगर ब्लड सेल्स और इसकी टाइप्स के पास की जाए तो ये हमारे पास मोनोसाइट आपको पिक्चर दिखाई गई है, यूसोनोफिल्स की है, बेसोफिल्स की है, रेड ब्लड सेल्स की दिखाई गई है, न्यूट्रोफिल्स की, लिम्फोसाइट्स की। बेसिकली हमारे पास सारे वाइट ब्लड सेल्स आ गए और ये इम्यून रिस्पॉन्स शो कर दे। आज तक ये लेक्चर ख़त्म हो गया कि एक पूरा चैप्टर इम्यूनिटी ख़त्म हो गया, और पूरी इंशाल्लाह ये देखें आप बुक भी ख़त्म होंगी, इसकी एक्सरसाइज देखें, इनके क्वेश्चन आंसर्स देखें, आपको सारे समझ आते हैं। नहीं समझ आते तो बार बार लेक्चर्स को रिवाइज करें, क्योंकि जो लेक्चर्स में ही है आपसे क्या है, लेक्चर में ही आपके ज़्यादातर सवालों का आंसर है। सही है, ठीक है, आज तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर।